चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। एक फंक्शन है जो रियल नंबर 2 x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 से डिफाइन हो रहा है, और एफ एक्स की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। x बिलोंग्स टू r है, यहाँ पर लिखा ही है पहले से, तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ये क्या करना है हमको, शो दैट, तो प्रूफ करना है कि 1 1 है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा हैं इसके अंदर। ये फंक्शन का हो गया डोमेन R टेंस टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ये हो गया इसका कोडोमेन। ठीक है, अभी फंक्शन क्या है, x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x, और यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू r है। तो पहले हम ये फंक्शन को तो समझे। यहां पे ये जो मॉड x है, तो मॉड के अंदर वेरिएबल का बिहेवियर अलग होता है, कांस्टेंट का अलग होता है। कांस्टेंट में तो क्या, माइनस का मॉड्यूलस प्लस और प्लस का भी प्लस, लेकिन अगर मॉड के अंदर वेरिएबल है तो उसके 2 रिजल्ट होते हैं, एक -x और एक +x। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि इसकी जो वैल्यू है ना एफ एक्स की, एक वैल्यू इसकी होगी x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कब होगी, अगर x है लेस देन 0, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x की जगह क्या रखते हैं, -x। और एक वैल्यू होगी इसकी x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये वैल्यू कब होगी, अगर x ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू भी ले लेंगे, इक्वल टू किसी एक में इंक्लूड कराना होता है। अगर आप इसमें इक्वल टू लेते हैं तब भी 0 रखेंगे तो ये 0 अपॉन 1 माइनस 0 से 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तब भी 0 अपॉन 1 प्लस 0 से 0 ही आएगा। तो ज़्यादातर क्या केसेस में ग्रेटर देन में इंक्लूड करा देते हैं। तो ये दो इंटरवल हो गए। देखो रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है ना 0 से, एक 0 के लेफ्ट में नेगेटिव और 0 के राइट में पॉजिटिव। तो नेगेटिव के लिए फंक्शन की ये वैल्यू आ गई, पॉजिटिव के लिए ये आ गई। ठीक है, अब हम इसको चेक करवाते हैं। फंक्शन तो हमने बना लिया, अब हम चेक कराते हैं 1 1। तो 1 1 का केस क्या होता है, 1 1 के लिए क्या मेथड रहता है, f(x1) इक्वल टू f(x2). तो अभी यहाँ पे क्या है, जो x की वैल्यू है ना वो अलग अलग इंटरवल में है। तो अलग अलग इंटरवल में है, तो हम पहले फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हम ये ले लेंगे, अगर x की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो हमने क्या लिया, f(x1) इक्वल टू f(x2). अब f(x1) लेस देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और f(x2) क्या आ जाएगा लेस देन 0 के लिए, यही फंक्शन है ना लेस देन 0 के लिए, तो x2 अपॉन 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 माइनस x1 x2, x2 का 1 में x2, x2 का इसमें x1 x2। ये x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x1 इक्वल, इस केस से क्या प्रूफ हुआ, 1 1 है, 1 1 है। वन वन। अब इसमें सेकंड केस, इसको केस फर्स्ट कर लेते। केस सेकंड क्या होगा इसका, सेकंड केस में हम ये ले लेंगे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन, अभी हमने लिया f(x1) इक्वल टू f(x2). तो f(x1) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगी,
1 प्लस एक्स, और इसमें क्या होगी x2 में x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x1 x2, और यहाँ पे x2 प्लस ये x1 x2 से ये x1 x2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये तो वो दो केस आ गए जिनमें x की वैल्यू लेस देन 0 है या x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब एक केस वो आएगा जब एक वैल्यू नेगेटिव होगी और एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, केस थर्ड। क्योंकि हम यहाँ पे ये 2 वैल्यू ले रहे हैं ना x1 x2, तो x1 x2 किस में से आएंगे, इस डोमेन में से, तो दोनों लेस देन 0 के लिए, दोनों ग्रेटर देन 0 के लिए। अब थर्ड केस में मैं ये ले रहा हूं कि इफ x1 तो है लेस देन 0 और x2 कैसा है ग्रेटर देन 0, तो अगर एक लेस देन 0 है और एक ग्रेटर देन 0 है तो वैसे ही वो तो नॉट इक्वल है ना। अगर ये लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0 है, और करके एक और केस इसमें क्या हो जाएगा, इफ वो फोर्थ बना देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए इस केस के लिए मैं अगर ये लेट करता हूं एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो x1 तो लेस देन 0 वाले में से आएगा कि नहीं इसमें से, तो x1 अपॉन 1 माइनस x1, और x2 किस में से आएगा ग्रेटर देन वाले में से, तो x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 x2 माइनस, अब इन सबको इधर ले लो, x1 x2 इधर ले लिया यार, तो देखो x1 x2 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ये 2x1 x2 इक्वल टू, तो ये क्या यहां से वी नॉट गेट x1 इक्वल टू x2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है ना। क्या यहां से x1 इक्वल टू x2 आता है फ्रॉम एबव रिलेशन या एबव इक्वेशन, क्या इससे x1 इक्वल टू x2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना, x1 इक्वल टू x2 आना तो पॉसिबल ही नहीं है इससे। तो अगर ये यहां से चाहो तो आप इसको सीधा ऐसे लिख दो कि इस रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर x1 नॉट इक्वल टू x2, इक्वल तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी नॉट इक्वल की थी, एक लेस देन और एक ग्रेटर। जब हमने चेक किया फंक्शन तो वो भी हमें नॉट इक्वल मिला, अगर इक्वल मिलता तो ये क्या होता 1 1, तो इस केस में ये क्या हुआ नॉट 1 1 हुआ ना लेस देन 0 में, और इसमें क्या प्रूफ करना है हमको 1 1 करना है ना, हाँ तो ऑन टू भी करना है, लेकिन यहाँ पे एफ x1 नॉट इक्वल एफ x2 भी तो आ रहा है, मतलब एफ x1 इक्वल एफ x2 भी नहीं मिलेगा ना। अगर x1 की वैल्यू नेगेटिव होगी और x2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये फंक्शन भी इक्वल नहीं आएंगे, तो नॉट इक्वल से ये नॉट इक्वल आया, इसका मतलब है कि ये x1 और x2 यहाँ इक्वल नहीं है। अब बात को समझो कि जैसे इसमें दो अनइक्वल वैल्यू ले ली हमने 1 और 2, ये x1 की वैल्यू है और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है fx1, तो इसमें भी अनइक्वल वैल्यू आ गई जैसे 3 और 4, तो 1 के लिए 4 आ रहा है और 2 के लिए 3, तो एक एक से ही तो रिलेटेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाले केस को हम स्किप भी कर सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से, तुम चाहो तो केवल ये 2 से ही प्रूफ कर दो, इसको ना करो तो ज़्यादा बेटर है, इसको रहने दो।
हाँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इन दो से कर लिया हमने, ठीक है। लेस देन जीरो वाला केस करा दो और ग्रेटर देन जीरो वाला। अब आ जाइए ऑन टू पर। ऑन टू का क्या कंडीशन होता है? ऑन टू चेक करना है ना, तो ऑन टू के लिए यहां पर वो वाला रूल नहीं लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे, y इक्वल टू एफ एक्स मत लगाओ। y इक्वल टू एफ एक्स से क्या है, यहाँ पे अलग अलग टू फंक्शन है, तो दोनों के लिए हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि वो क्या वैल्यू आ रही है, डोमेन में आ रही है या उसमें। एक और तरीका तुमको सिंपल तरीका बताते हैं यहाँ पे। ये बताओ ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? अगर ये खाली रह जाएगा फ्री तो ये ऑन टू है, तो ये ऑन टू नहीं है। और अगर ये 4 नहीं है, ऐसे हैं, तो ये ऑन टू है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो को डोमेन है और रेंज है वो इक्वल होती है ऑन टू के लिए। और अगर यहाँ 4 लिखा होता तो कोडोमेन 1 2 3 4 और रेंज क्या है? तो ये भी तो एक रूल है कि ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन और रेंज कैसी होती है? बराबर। अगर मैं इसकी कोडोमेन और रेंज बराबर कर दूं तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो इसकी कोडोमेन और रेंज अब हम कैसे इक्वल करा सकते हैं? देखो, पहले मैं इसके ऑन टू के लिए कोडोमेन को लिखता हूं। इसकी कोडोमेन है क्या? क्या है इसकी कोडोमेन? x बिलोंग्स टू r सच दैट x -1 से +1। तो x की जो वैल्यू है ना कोडोमेन में, वो वैल्यू किसकी होती है? y की। जो डोमेन में x है वो कोडोमेन में फिर क्या होता है? y। तो ये वैल्यू फिर y के लिए भी होगी, y बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या होगी? -1 से +1, क्योंकि कोडोमेन y होता है। अब कोडोमेन जो इसकी दिख रही है ना तुम्हें, -1 से +1, ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है क्या? इसको हम ओपन इंटरवल -1 से +1 नहीं कह सकते क्या? इंटरवल भूल गए क्या? जब इक्वल टू होता है तो क्लोज इंटरवल आता है, और इक्वल टू नहीं होता है तो ओपन इंटरवल। तो ये ओपन इंटरवल हो गया -1 से 1। ये तो क्या आ गई इसकी कोडोमेन। इसका मतलब समझो ना कि y क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर है लेकिन -1 से +1 के बीच में, क्योंकि -1 से +1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। तो वो बताना जरूरी होता है ना कि इसके बीच में तो है, पर नेचुरल है, इंटीजर है, रियल है, क्या है। तो उस वजह से ये लिखा हुआ है। तो ये आ गया इंटरवल। अगर ये r नहीं लिखा होता ना तो ये कंफर्म नहीं होता है फिर। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी रेंज। चलिए रेंज निकालते हैं। तो रेंज कैसे आती है पता है तुमको? रेंज किसकी वैल्यू होती है? एफ एक्स की। अरे एक्स इनपुट है, इसको देखो फंक्शन को, कौन है इनपुट? एक्स। और एक्स इनपुट डाला तो क्या निकलेगी? वैल्यू किसकी निकलेगी? एफ एक्स या वाई, एक ही चीज होती है। जो वाई है वही एफ एक्स है। तो जब एक्स इनपुट डालोगे तो वाई निकलेगा या एफ एक्स निकलेगा। तो वो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? रेंज। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि एक्स की जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये एफ एक्स क्या आएगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं अब इसकी रेंज। चलो देखो, जैसे एफ एक्स की एक वैल्यू क्या है हमारे सामने? x अपॉन 1 - x। और यहां पे जो x है ना वो कैसा है? नेगेटिव, लेस देन। तो इसका अगर x लेस देन 0 इसमें रखोगे तुम कुछ भी, तो बताओ क्या आएगा? इफ x इज लेस देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, रख के देख लो, 0 से छोटी कोई वैल्यू रख के देख लो।
0 से छोटी, -1 रख लो, ये 2 हो जाएगा, -1 और ये 2 हो जाएगा, -2 रख लो तो -2 और ये 3 हो जाएगा, -4 रख लो। सबके न्यूमरेटर छोटे आ रहे हैं कि नहीं नीचे डिनोमिनेटर से, और नेगेटिव आ रहे हैं, यानी ये सारी वैल्यू -1 से बड़ी है, बड़ी है। 0.5 है ना, अरे -1 तो ज्यादा छोटा होगा ना, 0.5, ये 0.6, ये 0.8 है ना, ये माइनस के, तो ये इधर ही तो आएंगे, -1 इधर आता है नंबर लाइन पे, फिर -0.5, 0.6 ऐसे आएगा कि नहीं, तो फिर ये वैल्यू तो बड़ी, इससे तो बड़ी है, तो ये सारी वैल्यू -1 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो बस मैं तो केवल इतना ही तो तुमसे लिखवाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो f(x) की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी -1। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड केस पे। इसी का सेकंड केस क्या है, एक वैल्यू और है, f(x) की एक वैल्यू क्या है, x/1 + x। ये वैल्यू के लिए x लेस देन 0 था, और ये वैल्यू के लिए x ग्रेटर। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रखते हैं तो f(x) क्या आएगा, बताओ। रखो 1, रखो 1/2, 2 रखो 2/3, 100 रखो, नीचे +1 हो रहा है, और +1 होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। न्यूमरेटर छोटा हो गया तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं <<1। हाँ, किस वैल्यू पे, 0 पे 0 आएगा, 0 पे, वो भी 1 से छोटा ही है। तो f(x) की वैल्यू यहां पे -1 से बड़ी और यहां पे 1 से छोटी। तो अगर मैं ये दोनों कंडीशन ले लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f(x) कैसा है, -1 से बड़ा, ऐसे लिखेंगे देखो, और 1 से लेस, ऐसे ही तो है। अरे इसको पलट के लिखोगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी, तो -1 इधर आएगा, इनइक्वालिटी पलटी, f(x) इधर, और f(x) लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या हो गई इसकी, देयरफॉर रेंज f(x) की इंटरवल ही रेंज होता है, तो रेंज क्या हो गई, ओपन इंटरवल में -1 से। तो क्या ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इक्वल टू क्या है, कोडोमेन। सो f इज कैसा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये हो गया 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, 1 1 के 2 केस, ऑन टू का 1 केस। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लें अच्छी तरह से। इसमें लिखा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है x। नाउ कंसीडर अ सेट P of x which is the set of all subset of x. Define the relation R in Px for subset A B in Px, A related to B if and only if A subset of B is R an equivalence relation of Px. Justify your answer. थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा है, उसको जरा क्लियर कर लेंगे। देखो यहां पर Px से बात करूंगा मैं, Px के बारे में क्या है, Px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो पहले लिख लेते हैं x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो
और पी एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। अब रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन डिफाइन करना है ना। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। इस पी एक्स में एक रिलेशन डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है? आर, ये बना के दिखाना है आपको। ए और बी रिलेटेड हैं, ए कॉमा बी हो जाएगा सच दैट ए सबसेट बी है, ए सबसेट ऑफ बी। और आगे ये क्या कह रहे हैं? ए और बी किस में लाई कर रहे हैं? पी एक्स में, मतलब ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एक्स। एक तो ये रिलेशन ऐसे बना के दिखाना है इस क्वेश्चन में, एक तो ये सॉल्व हो गया। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। ये चीज थोड़ा मैं न्यूमेरिकली क्लियर करता हूं। मान लो x एक सेट है 1 2। अब px इसके सबसेट क्या होंगे? इसके सबसेट क्या होंगे बताइए? 5 1 2 और 1,2 ये इसके सबसेट है। और इनके सबसेट को अगर इकट्ठा किया जाए और एक नया सेट तैयार किया जाए, इसी को कहते हैं पावर सेट। हाँ, पावर सेट है। पावर सेट की डेफिनेशन ये होती थी, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। 1 है, 2 है और 1 2। तो अब तुम इस चीज को समझ लो, जैसे कि इस px के दो सेट इस तरह से लिए जा रहे हैं रिलेशन में R में कि एक दूसरे का क्या है? सबसेट। तो मैं बोलूंगा कि a की वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, और b ये वाला ले लो। तो अगर b ये है 1 2, तो ये 1 इसका क्या है? ये सेट 1 इसका सबसेट है, सेट 2 भी सबसेट है। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि ये A इज सबसेट ऑफ B। तो ये बात क्लियर हो गई अब यहाँ से कि एक सेट में एक सेट है, उसके सबसेट का कलेक्शन हो गया, तो वो क्या बन गया? पावर सेट। और उस पावर सेट में दो सेट रिलेटेड है एक दूसरे से, सच दैट अ सेट इज सबसेट ऑफ अदर, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तो बना लिया रिलेशन, क्लियर हुआ। अब हमें चेक करना है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए हम आ जाते हैं अपने मेथड पे। पहले हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताइए आप लोग क्या होती है? हम ये देखते हैं कि अगर a कॉमा ए सिमिलर दोनों कर दिए जाएं और बिलोंग्स टू R इसको लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? A सबसेट ऑफ A। क्या कोई सेट खुद का सबसेट हो सकता है? 1 1 का सबसेट है, बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल ट्रू कंडीशन आई है, A सबसेट ऑफ A। Every set is subset of itself. Therefore, R is reflexive relation. अब किस पर आ जाएं? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या देखेंगे? सिमेट्रिक का रूल हम जानते हैं, ए बी से बी ए मिल जाना चाहिए। तो इसको इसमें सेंटेंस बनाओ, कंडीशन बनाओ कि अगर ए सबसेट बी है तो क्या बी सबसेट ए होगा? देख लेते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये 1 सबसेट 1,2 का है, तो क्या 1,2 इसका सबसेट है? सबसेट की पहचान ये होती है कि वो सेट में सारे एलिमेंट लाई करने चाहिए। जैसे ए का चाहे 1 लो चाहे 2 लो, वो बी में से आएगा कि नहीं? आएगा। लेकिन अगर हम कहें बी, तो बी का एलिमेंट 2A में है ही नहीं।
और जबकि सबसेट तो जैसे सेट में से बनने वाले, तो हम इस कंडीशन को समझ गए कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज, इट मीन्स दैट ए सबसेट बी मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, implies that BA not belongs to R. So R is not symmetric. ठीक है, अब क्या चेक कर लें? ट्रांजिटिव कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए टू पेयर से थर्ड मिलना चाहिए ना। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन क्या ए सबसेट ऑफ सी होगा? चेक करें, इसको चेक कर लेते हैं। जैसे ए बी का सबसेट है तो ए बी में से बना था, और बी सी का सबसेट है तो सी कुछ हम ऐसे लिख लें 1 2 3। तो अब हम कह सकते हैं कि बी सी में से बना है। तो क्या ए सी में से आ रहा है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ए बी में से आया बी सी में, तो ए के जो एलिमेंट है वो सी में जरूर मिलेंगे। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, और सही है तो इट मीन्स दैट कि ए बी belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R. So R is transitive. ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बताइए क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो देखो, अब जैसे यहाँ नॉट सिमेट्रिक आया तो यहाँ भी छोड़ सकते थे कि नॉट सिमेट्रिक हो गया, खत्म बात। पर तीनों चेक करा दिया करो तुम तो कंडीशन क्या लिखेंगे? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, so R is not an equivalence relation. समझ में आ गया? कोई डाउट है कहीं? रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, सिमेट्रिक नहीं था, ए सबसेट बी, बी नॉट सबसेट ए, और ट्रांजिटिव था, ए बी का सबसेट है बी सी का तो ए सी का होगा। एक भी कंडीशन अगर ऐसी मिलती है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको रीड करें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डैश 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 एंड टू इटसेल्फ। इस सेट के इसी में, इसका मतलब है डोमेन भी ये है और कोडोमेन भी ये है। हमें क्या निकालना है? इसके नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। तो देखिए मैं इस सेट को ए से डिनोट कर लेता हूं, 1 2 3 डैश 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 एन। ठीक है, और फंक्शन फिर किस तरह से डिफाइन होगा? ए टू ए में। तो नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन जो होंगे ना इसके, वो हो जाएंगे इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ permutations of
n एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट है ना उसके जितने परम्यूटेशन बनेंगे वही इसके क्या होंगे, ऑन टू फंक्शंस के नंबर होंगे। तो n एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखे जाएं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, npn। npr होता है n में से r का। अगर टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से आप r ऑब्जेक्ट लेकर परम्यूटेशन बनाओ तो npr, और अगर सारे ले लेते हो npn, और npn की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n। तो ये इसके नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, ऑल ऑन टू फंक्शन। क्यों हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये इससे भी जुड़ सकता है, इसके भी जुड़ सकता है, और ये भी इससे जुड़ सकता है, और तो इसके लिए भी 2 परम्यूटेशन और इसके लिए भी 2 परम्यूटेशन। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2। तो फॉर्मूला फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल 2 हो गया तो फैक्टोरियल 2 से यही फॉर्मूला बन गया n एलिमेंट के लिए। जैसे मैंने ये 2 के लिए समझाया ना, अगर यहाँ एक और एलिमेंट होता तो इधर भी होता एक और, तो इसके लिए ये कितने एलिमेंट से जुड़ सकता है, 3 से। दूसरा भी कितने से, अच्छा खाली नहीं रहना चाहिए, खाली रह गया तो ऑन टू नहीं है, तो इसलिए इसके लिए ऑप्शन 3, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, तो 3p3, 3p3 फैक्टोरियल 3, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू गिवन है तो तुम सीधा फॉर्मूला ये कर सकते हो। मान लो एक क्वेश्चन आया कि नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन और सेट ए में एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। कितनी होती है वैल्यू फैक्टोरियल 4 की, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 सेट ए और बी है, उनमें एलिमेंट दिए जा रहे हैं और 2 फंक्शन है, ध्यान दो 2 फंक्शन है एफ और जी, और वो दोनों फंक्शन सेट ए से बी में डिफाइन है। एफ फंक्शन भी डिफाइन है और जी फंक्शन भी डिफाइन है। दोनों की वैल्यूज दी जा रही है हमको, एफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जी एक्स की 2 मल्टीप्लाई में मॉड्यूलस में एक्स माइनस 1/2 माइनस 1। हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल फंक्शन है या नहीं है, अपना आंसर जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये हिंट भी टाइप कर दिए पर ये हिंट आएगी नहीं, इसको तो हम चेक कर लेंगे। चलिए, तो पहले गिवन वैल्यूज नोट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, एक तो सेट ए है जिसके एलिमेंट है -1 0 1 और 2। एक सेट बी है -4 -2 0 और 2। 2 फंक्शन है एफ कॉमा जी, और दोनों फंक्शन है सच दैट ए डोमेन है और बी इनका को डोमेन है। इनकी वैल्यू भी दी जा रही है हमको, एफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा जी एक्स की 2 मॉड्यूलस में एक्स माइनस 1/2 माइनस 1। तो कोई भी 2 फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उसके डोमेन की सारी वैल्यू इसमें रखें। तो जो वैल्यू एफ एक्स की आए वही वैल्यू किसकी आना चाहिए, जी एक्स की। ये सारी डोमेन में इसमें क्या करने वाला हूं, इनपुट, और इनपुट करके अगर सब दोनों के आउटपुट सबके लिए कैसे आए, सेम इक्वल, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन इक्वल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट करता हूं इन दोनों में x इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, -1, तो हमने पुट कर दी x की वैल्यू -1। तो देखो f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस -1, 1 + 1, क्या वैल्यू आ गई 2। इसमें रखो g ऑफ -1 2 मॉड्यूलस -1 माइनस 1/2 -1 2। ये देखिए 2 इंटू -1 -2 -1 -3/2, मॉड्यूलस ले लिया तो समझ गए, 3 - 1 2, ये -1 के लिए हो गया। अब क्या पुट करें हम, 0 रखा एफ एक्स में, देखते जाना
एफ ऑफ जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो सॉल्व होके आ गया जीरो। जी ऑफ जीरो, टू मॉड्यूलस जीरो माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन। जीरो तो मीनिंगलेस है, हट गया यहां से, माइनस वन अपॉन टू का मॉड्यूलस वन अपॉन टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, वन माइनस वन जीरो। अगली वैल्यू क्या रखें, वन। तो एफ ऑफ वन, वन स्क्वायर माइनस वन देख रहे हैं वहां पे, तो वन स्क्वायर माइनस वन क्या आया, जीरो। और जी ऑफ वन, टू मॉड्यूलस वन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, वन माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू का मॉड्यूलस वन अपॉन टू, टू से टू, वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो। और लास्ट वैल्यू हम ले लेंगे एक्स की, टू। तो एफ ऑफ टू क्या आ गया, टू स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू, टू। जी ऑफ टू, टू मॉड्यूलस यहां पे एक्स की वैल्यू टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, टू टू या फोर माइनस वन, थ्री अपॉन टू, मॉड्यूलस थ्री अपॉन टू। इक्वल आए सब। सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल for all x belongs to A, therefore f and g are equal functions। यही प्रूफ करना था। आगे समझ में क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट है तो बता देना, उसको रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3। तो अब आपको इसमें ऐसे रिलेशन बताना है जिनमें एलिमेंट 1 2 और 1 3 हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, बनाओ। तो पहले रिफ्लेक्सिव रखना है ना, तो 1 1 2 2 3 3। और सिमेट्रिक रखना है तो 1 2 2 1। तो 1 2 2 1 तो 1 1, ये तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। और यहां पे क्या लिखा है, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो रहा है। तो एक और बढ़ाओ, 1 2 2 1 के बाद 2 3 3 2। 2 3 के साथ 3 2 क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। तो अब सिमेट्रिक है तो 2 3 3 2, तो 2 2 ये भी है। पर तुम देखो कोई और ऐसा पेयर तो नहीं है अब जो 2 पेयर से थर्ड नहीं आ रहा हो। 2 से थर्ड नहीं आएगा तो नॉट ट्रांजिटिव। देखो कोई है तो नहीं, ध्यान से देख लो। 2 1 1 2 2 3। तो 1 2 2 3 अगर हम पेयर लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 3। तो वो है क्या इसमें कहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव। एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो रूल नहीं है, रूल फुलफिल नहीं हुआ। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब देखना है कोई और तो नहीं बन रहा। तो कोई और अगला जो बनेगा ना वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। अगला जो रिलेशन है वो A क्रॉस B आएगा, क्योंकि सिर्फ 1 2 2 1 2 3 3 2 के बाद
1331 रह गया था, और जैसे ही 1331 लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। चेक कर लेते हैं ना, देखो ए का, सॉरी ए क्रॉस है, ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो दो यही तो आने वाले हैं। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, वो तो हमेशा कंफर्म है। तो फिर ये वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो इक्विवेलेंस होगा वो तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो सिर्फ कितने रिलेशन बन के आ रहे हैं यहाँ पे, 1। ऐसा एक ही रिलेशन हमें मिला जिसमें ये दोनों एलिमेंट थे 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 थे। अच्छा 1 3 लेना था इसमें, 1 3 तो लेना था ना, ये मैंने देखा नहीं, एक मिनट कर लेते हैं, अभी अभी भी हो जाएगा वो, ये हटाना पड़ेगा, 1 3 था, सॉरी 1 3 है, तो यहाँ पे 3 1 भी लेना ही पड़ेगा। हाँ 2 1 मिट गया है गलती से, 1 2 2 1 लेना पड़ेगा, और 1 3 है तो अब बस ये देख लो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, या है तो क्यों है, हाँ नहीं तो पेयर तो ढूंढो उसका, 2 1 और 1 3, इन दोनों पेयर से जो 2 3 आ रहा है वो इसमें नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका आंसर हो गया, एक रिलेशन ऐसा मिल रहा है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। समझ पाए? अगला क्या है, इस सेट में ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जिसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, 1 2 होना चाहिए उसमें, बनाते हैं। 1 2 का होना कंपलसरी है। एक रिलेशन तो देखो ये बनेगा 1 1 2 2, इक्विवेलेंस तो करना है ना, तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ही रहेगा। अब 1 2 लेते हैं तो 2 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक रखना है, और 1 2 2 1 से 1 1 भी आ रहा है तो ट्रांजिटिव भी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, और क्या इसमें 1 2 लाई कर रहा है, एक ये मिल गया। और देखें, एक वो भी तो आ जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, ए क्रॉस ए से, ए क्रॉस ए से वो अभी मैंने लिखे ही थे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, तो दूसरा वो हो जाएगा, है ना। क्यों, ये 1 पेयर वाला है, अभी आपने इसमें देखा ये 2 पेयर वाला था, 1 2 2 1 1 3 3 1। तो जो 2 पेयर वाला होता है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, तो ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। और अगला जो हमारे सामने है वो 3 पेयर वाला है, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1। और 3 पेयर वाला तो फिर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, 3 ही ऑप्शन है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। 1 पेयर वाला इक्विवेलेंस हो गया और 3 पेयर वाला हो गया, 2 वाला तो होता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 2। आ गया क्या समझ में, ठीक है।